नमस्कार। देश की बात की शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। दूसरे धर्म में शादी वाले अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी से पहले नोटिस देना अनिवार्य करना मौलिक अधिकारों का हनन है। यानी स्पेशल मैरिज एक्ट में अब फौरन शादी हो सकेगी। हाई कोर्ट ने कहा कि नोटिस देना निजता का उल्लंघन है और उस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी कमाल खान हमारे साथ मौजूद है। कमाल, पहले तो यही मैं पूछना चाहूंगी कि इलाहाबाद के हाई कोर्ट की जो एक टिप्पणी है इसका क्या असर होगा, क्या मायने हैं इसके? नहीं, ये कोर्ट का एक ऑर्डर है। ये मामला ये था कि एक मुस्लिम लड़की ने अपने हिंदू दोस्त से शादी करने के लिए अपना मजहब बदल लिया, वो हिंदू हो गई और उसने उससे शादी कर ली। लेकिन लड़की के पिता जो हैं वो लड़की को उसके पति के साथ नहीं जाने दे रहे थे, घर से निकलने नहीं दे रहे थे। लड़के ने इसके खिलाफ हेबियस कॉर्पस एक्ट के तहत कोर्ट में अर्जी दी। कोर्ट ने पिता को तलब किया, लड़की को तलब किया और अल्टीमेटली पिता ये मान गए कि लड़की बालिग है और वो अपने पति के साथ जाने का, शादी करने का उसको अधिकार है। वो इसके लिए रजामंद हो गए। इस पे कोर्ट ने लड़के और लड़की से पूछा कि स्पेशल मैरिजेज एक्ट में शादी करने पे ना तो धर्म बदलने की जरूरत होती है, ना नाम बदलने की जरूरत होती है, तो आपने वहां पे क्यों नहीं शादी कर ली? वो ज्यादा आसान काम है। तो इस कपल का ये कहना था कि वहां पे शादी करने की एक पाबंदी ये है कि जब हम अप्लाई करेंगे उसमें तो लड़के और लड़की दोनों का फोटो, उनका नाम, उनके घर का पता एक नोटिस बोर्ड के ऊपर मैरिज ऑफिसर के ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पे 1 महीने तक लगाया जाता है और उस पे लिखा होता है कि इनकी शादी पे किसी को आपत्ति हो तो वो यहां पे आके आपत्ति दर्ज कराए। तो ऐसे में अगर परिवार शादी नहीं करने देना चाहता है 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स को, तो परिवार लड़की को बंद कर देता है, आसान काम है, उसकी शादी दूसरी जगह लगा देता है, उसको घर से बाहर नहीं निकलने देता है, तमाम बंदिशें हैं। और अगर परिवार मान भी जाए तो बहुत सारे राइट विंग लोग जो इंटरफेथ मैरिजेस के खिलाफ हैं, जो अभी बहुत जगह अड़ंगेबाजी मारपीट कर रहे हैं कपल्स के साथ में, वो बीच में आ जाते हैं, शादी नहीं होने देना चाहते हैं। तीसरे, ये हमारे राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, निजता के अधिकार का उल्लंघन है कि हमारा फोटो, हमारे घर का पता, हमारा नाम ये इश्तेहार किया जाए कहीं नोटिस बोर्ड पे लगा करके, उससे हमें दूसरे तरह के खतरे हो सकते हैं। तब कोर्ट ने यह कहा कि जब तक लड़का और लड़की दोनों ये ना चाहें कि उनके नाम, उनके पते का प्रचार किया जाए, तब तक ये नोटिस नहीं लगाई जाएगी और उनके अप्लाई करने के बाद मैरिज को सोलमनाइज कर दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत है उन लोगों के लिए जो स्पेशल मैरिजेज एक्ट में सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर पाते थे कि अगर परिवार राजी भी हो जाएगा तो बाहरी बहुत तरह की फोर्सेस हैं जो उनके नोटिस बोर्ड पे फोटो और नाम देख करके अड़ंगेबाजी करेंगे और शादी नहीं करने देते हैं। बिल्कुल शरद, मैं आपसे यहाँ पे कमाल ये समझना चाहूंगी कि यूपी सरकार की तरफ से कुछ इस पर उनकी तरफ से बयान या कुछ रिएक्शन आए? क्योंकि हमने देखा था उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकारें इस तरह के कानून ला रही थी, कर्नाटक की सरकार की भी बात, ऐसा कानून सामने आया, तो एक तरह से होड़ मच गई थी इस तरह के कानून पर। तो अब क्या राज्य सरकार की तरफ से कुछ इस पर उनका क्या प्रतिक्रिया थी कोर्ट के अंदर या क्या जवाब रहा है? नहीं, देखिए, राज्य सरकार से इसमें कोई मतलब नहीं है। ये एक सेंट्रल एक्ट है और स्पेशल मैरिजेज एक्ट में 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स को शादी करने का अधिकार है, चाहे उनके जाति, धर्म कुछ भी हो। इसमें ना तो धर्म बदलना पड़ता है ना जाति बदलनी पड़ती है। सरकारों ने ये कई प्रदेश सरकारें कानून बना रही हैं। क्या होता है कि स्पेशल मैरिजेज एक्ट में जब नाम का इश्तेहार करना पड़ता है और अड़ंगेबाजी की वजह से जब वो शादी नहीं कर पाते हैं तो उनको ये लगता था कि चलो हम निकाह कर लें, आर्य समाज में शादी कर लें तो ये आसानी से फौरन शादी हो जाएगी, इसमें कोई नोटिस वगैरह का चक्कर नहीं है। लेकिन इस कानून में यह कहा गया कि अगर आप धार्मिक रीति से 2 धर्म के लोग शादी करेंगे, उनमें से एक पार्टनर अपना अगर धर्म और नाम बदलेगा तो इसके लिए उसको 2 महीने पहले डीएम से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो अब मुश्किल ये हो गई थी कि जो लोग वहां शादी नहीं कर पा रहे थे और वो सोचते थे मंदिर में कर लें या निकाह कर लें, ये काम भी उनके लिए ऑलमोस्ट असंभव हो गया था। तो अगर स्पेशल मैरिजेज एक्ट में नाम और पते का इश्तेहार करने की पाबंदी नहीं होगी तो कम से कम 2 कंसेंटिंग एडल्ट्स, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, स्पेशल मैरिजेज एक्ट में शादी कर पाएंगे।
बिल्कुल। तो यानी जो राज्य सरकार का एक्ट था वो एक तरह से इतना प्रभावी नहीं रहेगा, या उसका उस पर ज्यादा असर पड़ेगा? नहीं, देखिए यही होता है। कई देखिए, जब दो अलग धर्म के लोग एक दूसरे से शादी करते हैं तो जाहिर सी बात है, ये उनका बड़प्पन है कि दूसरे विश्वास के लिए, दूसरी आस्था के लिए उनके मन में इतनी स्पेस होती है कि वो सारी जिंदगी के लिए उसको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं शादी करके। दूसरी चीज, उनके लिए उनकी मोहब्बत उनके धर्म की जकड़न से ज्यादा बड़ी होती है कि वो किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी करना चाहते हैं। लेकिन स्पेशल मैरिजेस एक्ट में इस बंधन की वजह से वो नहीं कर पाते थे। बहुत सारे लोगों के लिए रिलीजन उतना मायने नहीं लगता, उनको लगता है कि हम मोहब्बत करते हैं और हम स्पेशल मैरिजेस एक्ट में शादी कर सकते हैं। लेकिन ये जो नोटिस बोर्ड का चक्कर था, इसकी वजह से वो नहीं कर पाते थे। इस वजह से वो धार्मिक रीति से शादी करते थे, और चाहे हिंदू रीति से करें, मुस्लिम रीति से करें। दो अलग धर्म के लोगों का विवाह ना तो आर्य समाज मंदिर में होता है, ना निकाह होता है। तो वो करते क्या है कि जो दूसरे धर्म का पार्टनर होता है उसका नाम और उसका धर्म बदल करके शादी कराते हैं। तो नए एक्ट से उसमें रुकावट आ गई थी, और स्पेशल मैरिजेज एक्ट में पहले से रुकावट थी। तो ये अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में नोटिस बोर्ड पे फोटो, नाम, इश्तेहार नहीं होगा तो ये जो नया एक्ट है किसी हद तक निष्प्रभावी हो जाएगा उन लोगों के लिए जो मोहब्बत करते हैं और जिनके लिए धर्म से ज्यादा बड़ी बात उनकी कंपैटिबिलिटी या उनकी मोहब्बत है अपने पार्टनर के साथ में। जी जी, कमाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और फिलहाल उत्तर प्रदेश से हम आगे बढ़ते हैं। बर्ड फ्लू का जो कहर है उसका रुख करते हैं। 10 राज्यों में ये फैल गया है और देश की राजधानी दिल्ली में कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। अब ताज़ा कदम यह है कि जो उत्तरी और दक्षिणी एमसीडी ने दिल्ली में चिकन पर रोक लगा दी है। दोनों नगर निगमों ने होटल, रेस्टोरेंट को निर्देश जारी कर दिए हैं। कहा है कि चिकन और अंडे के जो व्यंजन हैं उसको ना आप परोसें। इससे पहले बताया ये भी जा रहा है, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई जिसमें निर्देश थे कि अध पका हुआ चिकन या अध पके हुए अंडे आप ना खाएं। और हमें कहा जा रहा है कि अब हम सीधे महाराष्ट्र का रुख कर सकते हैं। महाराष्ट्र से हमारी सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी है। महाराष्ट्र में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू का संकट गहराता जा रहा है। राज्य के 3 जिलों में 214 मुर्गियां मृत मिली हैं। 5 दिनों में 1839 पक्षी मरे मिले। तो इधर मुंबई के खुदरा बाजार में जो चिकन की कीमत है अचानक 33% नीचे आ गई। ये मरे हुए पक्षी मुंबई और महाराष्ट्र में फिर से एक नए संकट का इशारा है, बर्ड फ्लू का। महाराष्ट्र सरकार का ये प्रेस नोट बताता है कि 5 दिनों में महाराष्ट्र में 1839 पक्षी मृत मिले। मंगलवार को महाराष्ट्र में 214 मुर्गियां मृत पाई गई। मंगलवार को अकोला में 4 कौवे भी मरे हुए मिले। यानी एक दिन में राज्य में 218 पक्षी मृत मिले हैं। इनके नमूने परीक्षण के लिए भोपाल और पुणे भेजे गए हैं। इससे पहले मुंबई, ठाणे, परभणी, बीड़, दापोली में मृत पक्षियों के नमूनों की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू का वायरस होने की पुष्टि हो चुकी है। मुंबई के साथ साथ ठाणे महानगर पालिका बर्ड फ्लू से निपटने के लिए एक्शन में है। संक्रमित इलाके से 1 किलोमीटर के दायरे तक के करीब 15,500 मुर्गियों को मारा जाएगा। वी आर ऑन द रेड अलर्ट। सीइंग दिस कोरोना देखते हुए हमें इस चीज के ऊपर बहुत अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आफ्टर ऑल यदि ये आउटब्रेक हुआ तो बहुत तकलीफ हो जाएंगी। क्योंकि इसके पहले 2006 में हुआ था, तब कोरोना नहीं था, अब कोरोना है और कोरोना की सेकेंड वेव भी आने की संभावना है। ऐसे इसमें ये फिर कह रहा है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ह्यूमन बींग के लिए। इधर बर्ड फ्लू की दहशत के कारण चिकन कारोबार को झटका लगा है। मुंबई रिटेल में 180 रुपए किलो बिकने वाला चिकन 120 रुपए में बिक रहा है। हम लोग का लॉसेस कहाँ होता है कि हम लोग का जो प्रोडक्शन है थोड़ा फास्ट है। मुर्गी की जो लाइफ होती है ना, सब 30 to 50 डेज की उसकी लाइफ होती है, और टू डे जैसा मार्केट में जितनी अवेलेबिलिटी होती है उतना माल तो सब मार्केट में होता ही है। उसके बाद में कैसा होता है, रूमर्स के बाद में क्या होता है, सब में पहले तो एक 50-60% सेल सडन ड्रॉप हो जाता है। वो सेल ड्रॉप हो जाना मतलब मार्केट के लिए कैसा होता है कि ये उस दिन के लिए वो हमारे पास डबल प्रोडक्शन हो गया। सेल जब ड्रॉप हो गया तो ड्रॉप होने के बाद में कैसा होता है कि वेरी नेक्स्ट डे से ऐसा हो गया कि हम लोग का जो बैकलॉग था वो नेक्स्ट डे के लिए वो डबल हो गया, और डे टू डे ये बैकलॉग बढ़ता रहता है। उसके बाद में जो भी प्रोडक्शन की टीम हमारी जो भी है, जो प्रोडक्शन करते हैं, जो भी फार्मर छोटे मोटे बेचारे हैं गरीब, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। वो बर्ड्स को कितने दिन होल्ड कर सकते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन। उसके बाद में उन लोगों को फिर वो पैनिक सेल हो जाता है।
उन लोग को रेट्स कम करके बेचने पड़ते हैं। हालांकि पक्षी से इंसानों में संक्रमण पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार ये भी समझा रही है कि 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कम से कम आधा घंटा पकाकर चिकन खाने में कोई नुकसान नहीं है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात किसान आंदोलन की। उसका आज 49वां दिन है। लोहड़ी त्योहार के अवसर पर तीनों कानूनों की प्रतियां जलाने का आज कार्यक्रम रहा। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाने, 20 जनवरी को श्री गोविंद सिंह जी की याद में शपथ लेने और 23 जनवरी को आज़ाद हिंद किसान दिवस पर देश भर में राजभवन के घेराव का कार्यक्रम होगा। 26 तारीख को दिल्ली तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन होना है और इससे पहले किसान संगठनों का आरोप रहा कि कोर्ट द्वारा समिति के चारों सदस्यों पर नए कृषि कानूनों के समर्थन में रहे हैं और ये सदस्य द्वारा लिखे गए लेखों से स्पष्ट होता है। तो किसान आंदोलन को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। हरियाणा सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। कल गृह मंत्री से मुलाकात के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी से 1 घंटे की मुलाकात की है राज्य के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने। कल मुख्यमंत्री एमएल खट्टर के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। तो आइए सीधे हम अपने सहयोगियों के पास चलते हैं। सौरभ शुक्ला सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं, रवीश रंजन शुक्ला मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। रवीश, पहले मैं आपके पास आऊंगी। आपके पीछे लोहड़ी जलती हुई हम लोग देख सकते हैं। जो किसान आंदोलन का 50 दिन से बस एक कम दिन है और लोहड़ी का त्योहार है, लेकिन वाकई में ये खुशी का त्योहार शायद किसानों के लिए इस समय नहीं होगा। वो अपने हकों के लिए एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या विचार है उनके आज? जी बिल्कुल, क्योंकि आज हमारी तमाम सारे जो किसान हैं उनसे बात हुई। उनका ये कहना था कि लोहड़ी वो घर पर मनाना चाह रहे थे, लेकिन आज उन्हें इस तरीके से सड़कों पर लोहड़ी मनानी पड़ रही है। और अभी थोड़ी देर पहले जो है वो जो कृषि कानून की प्रतियां जलाकर लोहड़ी यहाँ पर मनाई। और आप देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में गाजीपुर बॉर्डर पर पंजाब, हरियाणा और यूपी से हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हैं। और किसानों का दर्द आज यही था कि किसान ये कह रहे थे कि लोहड़ी के त्यौहार में उनका बहुत जाने का अपने घर मन था और परिवार के साथ में लोहड़ी मनाने का मन था, लेकिन आज उन्हें इस कड़ाके की सर्द रात में सड़क पर लोहड़ी मनानी पड़ रही है। यही वजह है कि आप देखिए कि अभी भी ठंड काफ़ी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हजारों की तादाद में जो किसान हैं वो लगातार आ रहे हैं यहाँ पर। और किसानों की जो संख्या है वो गाजीपुर बॉर्डर पर अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। तो ये जो लोहड़ी का त्यौहार है वो कृषि कानून की प्रतियों को जलाकर अभी यहाँ के किसान मना रहे हैं। और लगातार जो प्रदर्शन है वो आप देख सकते हैं कि अगर गाजीपुर बॉर्डर की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो 15-20 दिन पहले तक यहाँ पर महज जो है वो कुछ दर्जन यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रालियाँ थी, लेकिन आज सैकड़ों की तादाद में जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं वो यहाँ पर हैं और हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं। कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि सरकार के साथ में जो बातचीत हुई है वो अभी तक सफल नहीं रही है और सरकार को चाहिए कि एक कहीं ना कोई रास्ता जरूर निकाले। हालांकि किसानों का ये भी कहना है कि जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा, समिति बनाने से काम नहीं चलेगी। उनका कहना है कि कृषि कानून को रद्द किया जाए, उसके बाद ही वो यहाँ से। तो लोहड़ी का त्यौहार यहाँ मनाया जा रहा है, लेकिन कृषि बिल की प्रतियां जलाकर मनाया जा रहा है और सरकार के खिलाफ नाराजगी को लेकर यहाँ पर लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है। जी रवीश, और आप सौरभ के पास चलते। सौरभ, सिंघू पर क्या चर्चा है इस समय? लोहड़ी का त्योहार है, लेकिन हम देख सकते हैं वहां से शायद लोहड़ी वहां पर नहीं मनाई जा रही है। आज जो तरह तरह के कार्यक्रम किसान लोग भाई कर रहे हैं, आज क्या सोच, क्या विचार उनके वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए ये लोहड़ी जो है यहाँ पर जलाई जा रही है और आप देखेंगे यहाँ पर तमाम किसान सुबह से ही लोहड़ी जलाई जा रही है। इनका कहना है कि ये लोहड़ी तो यहाँ पर मना रहे हैं, होली भी यही मनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको लगता नहीं है कि कृषि कानून आसानी से रद्द होने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने फैसला किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी में नहीं जाएंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे तमाम किसान, चाहे वो बुजुर्ग हों वो भी यहाँ पर हैं, युवा भी यहाँ पर हैं, महिलाएं भी यहाँ पर हैं। ये आप आगे आइए, आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? मेरा कौली पिंड है, जिला पटियाला। मेरा नाम कुलवीर कौर है। पटियाला से आप आई हैं। ये लोहड़ी तो आज आप यहाँ किसानों के बीच मना रही हैं, कैसे मना रही हैं लोहड़ी आप? बस इस करके मना रहे हैं क्योंकि मोदी ने उरे सानू बुला लिया सी, रोडां ते बैठे आ सड़क ते ਤੇ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਨਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਕਰਕੇ ਉਰੇ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ जो 3 बनाए हैं कि ये लोहड़ी घर पे मनानी थी, लेकिन इन कानूनों की वजह से यहाँ मनानी पड़ रही है। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਨੂੰਨੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਲੋਹੜੀ ਉਦੋਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੇ 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸਿਵਾ ਸੇਕਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ नहीं, ਅਸੀਂ अपने किसान भरावां करके बैठे सी तीनों कानून रद्द करा के। हमने सुना इन माता जी को बता रही हैं कि इन्होंने कानूनों के प्रति जलाई और लोहड़ी सेक रहे हैं। यहाँ पे कुछ युवा भी हैं हमारे साथ, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जी योगेश शर्मा है जी, मैं हरियाणा से आया हूँ जी। आप हरियाणा से आए हैं। हाँ जी। ये लोहड़ी का त्योहार आप यहाँ मना रहे हैं, क्या भावनाएं आपके सुबह से आपने क्या कुछ किया है यहाँ? हमने यहाँ पे सेवा दी है और हम यही चाहते हैं कि जो ये काले कानून है ये वापस लिए जाएं और जो भी हमारे किसान भाई, जो बुजुर्ग बूढ़े माता बहन है जो परेशान हैं, वो शांति से अपने घर जाएं। हमारे साथ बुजुर्ग है। बुजुर्ग आप एक गाना गा रहे थे अभी, परंपरागत गाना, अगर आप सुना दें जरा सा, बहुत देर से गा रहे थे यहाँ पर। सुंदरिये ने मंदिर के तेरा कौन बेचारा, दुल्ला पट्ठी वाला दुल्ले धी ब्याई, शेर शक्कर पाई, कुड़ी दे बोझे पाई, कुड़ी दा बोझा पाटा, कुड़ी दा जीवे चाचा, गण गण भोले लाए, एक भोला कट गया, काका बोटी लगे दौड़ गया। तो आपने सुना निधि, ये परंपरागत गाना है जो गाया जाता है लोहड़ी पर। तो फिलहाल किसान यहाँ पर डटे हुए, लगभग 1000 से ज़्यादा छोटी छोटी लोहड़ियाँ यहाँ सिंगू बॉर्डर पर जलाई जा रही हैं। तमाम किसानों ने, जो किसान नेता हैं, 40 किसान संयुक्त किसान मोर्चा के 40 किसान हैं, उन्होंने भी ये प्रतियाँ जलाई हैं। तो फिलहाल ये भी चर्चा चल रही है कि 15 तारीख को सरकार के साथ इनकी बातचीत होनी है। तो अभी तक इनको बुलावा नहीं आया है, कि इनको लग रहा है कि अब शायद समिति बन गई है तो समिति के सामने ही उनको बातचीत करनी होगी। तो फिलहाल ये अपनी तरफ से एक लेटर लिखने वाले हैं सरकार से, और वो चाहते हैं कि सरकार से उनकी बातचीत जारी रहे। उनका कहना है कि कानून सरकार के जरिए संसद से पास होकर के आए हैं, तो सरकार के जरिए संसद से ही रद्द हों। तो फिलहाल ये किसान नेताओं का कहना है। तो फिलहाल ये देख सकते हैं तमाम लोहड़ी यहाँ पर जलाई जा रही है। जी सौरभ, इन दृश्यों के लिए और जिस तरह से उन्होंने गीत गाया इसके लिए, और रवीश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर से। और इस आंदोलन का एक और पहलू है जो संगरूर से हमारे साथ आ रहा है। क्या फरमान दिया जा रहा है संगरूर में, एक छोटे से ब्रेक के बाद वही दिखाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन पर कल हुए फैसले के बाद भी किसान 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली की तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसको लेकर अमृतसर से ट्रैक्टर्स का एक जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। इस सबके बीच संगरूर के एक गांव में इस ट्रैक्टर रैली के लिए हर घर से एक ट्रैक्टर भेजने की मांग की गई। ट्रैक्टर नहीं देने की सूरत में उन्हें 2100 रुपए का जुर्माना देने की बात भी सामने आई है। सारे नगर ने उत्साह नाल आख्या भी सारे कोई एक एक किसान जाऊ घरों, एक एक ट्रैक्टर जाऊगा ते असीं दिल्ली पहुँचांगे। अगर जेकर कोई दो चीज़ों नूं नहीं मानता तो उन्होंने किसान यूनियन की जिहड़ी इकाई है ते पतवंते सज्जण ने नगर दे, जे वो भी उन्होंने तो धन प्राप्त कर लैणगे, 2100 रुपया उन्होंने जुर्माना लाया जाऊगा। चाहे वो नहीं जा सकते, उन्होंने मजबूरी है, तो ट्रैक्टरां 'च तेल पाउण नूं पैसे दिते जाणगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद हैं। गजाली, ये क्या बात है, अगर आप ट्रैक्टर नहीं देंगे तो आपको 2100 रुपए देना का फरमान है, कैसे ले रहे हैं इसे किसान? देखिए, इसको एज ए सोशल बॉयकॉट या थ्रेट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पंजाब सोसाइटी या गांव का जो माहौल होता है उसकी बात समझाता हूं कि ये जो कॉल दिया गया है इसका मकसद कहीं भी ये नहीं है कि किसी का सोशल बॉयकॉट या जबरन किसी से वसूली की जाएगी। एक सपोर्ट ड्रम अप करने के लिए, एक मोटिवेट करने के लिए एक कॉल दिया गया है, और ये किसी यूनियन ने नहीं दिया है। जो बाइट आप अभी सुन रही थी वो संगरूर के ही गांव के निवासी हैं, उन्होंने आपस में ये डिसाइड किया है। बाद में उन्होंने जब ये खबर चल पड़ी है तो अब वो क्लैरिफिकेशन भी दे रहे हैं कि जो इस पैसे को देने में असमर्थ है उससे हम कोई जबरन वसूली नहीं करेंगे। जिसकी जितनी स्वेच्छा है या जो जितना भी समर्थ है देने में, वो कुछ भी दे सकता है, चाहे पैसे, तेल के पैसे दे या खुद आए या अपने घर से किसी एक सदस्य को भेजे या ट्रैक्टर भेजे। अगर किसी चीज में भी समर्थ नहीं है तो उससे कोई जबरन वसूली नहीं की जाएगी। ये जो बयान है कि 2100 रुपए जुर्माना दिया जाएगा, 2100 दरअसल उनके तेल का खर्च होता है जो अमृतसर या पंजाब के किसी और जिले से दिल्ली
पहुंचने में लगता है। तो हाँ, वो सुनने में ऐसा जरूर लग रहा है कि उसका सोशल बॉयकॉट होगा, लेकिन उस सोशल बॉयकॉट को भी वो डिफाइन कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स हमारे मुहिम में जुड़ता नहीं है, किसानों के साथ नहीं होता है, तो उसके परेशानी के समय अगर उसकी कोई समस्या होगी तो हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे। सोशल बॉयकॉट का कहीं भी ये मतलब नहीं है कि उसके साथ कोई लेन देन नहीं किया जाएगा या उसका बहिष्कार किया जाएगा। इस तरह की चीज ऐसा किसान यूनियन या उस गांव के लोग मना कर रहे हैं। ठीक है गजाली, लेकिन एक ये संदेश है कि जो वैसे ही मुश्किल हालात से गुजर रहे होंगे किसान, करीब 50 दिन होने को आए हैं इस आंदोलन को लेकर, और उस समय एक एक परिवार से अगर 2100 रुपए, अगर ट्रैक्टर नहीं दोगे तो पैसे देना, तो ये इसको योगदान की तरह ही माने या वाकई में एक तरह से थोड़ा तो दबाव होगा कि नहीं होगा? जी जरूर दबाव होगा, और खास करके जिस जिले की हम बात कर रहे हैं संगरूर की, वो पंजाब में एक ऐसा जिला है जहां पर किसान यूनियन बहुत ज्यादा डोमिनेंट है और कई तरह के किसान यूनियन हैं वहां पर। तो एक दूसरे के सामने वर्चस्व दिखाने वाली भी बात होती है और लोगों को अपने साथ जुड़ने के लिए कि उनको ज्यादा फोर्स किया जाए, क्योंकि उस बाइट में वो ये भी कह रहे हैं कि हाँ हम उनको फोर्स भी करेंगे, थोड़ा जोर दे के बोलेंगे भी। तो कहीं ना कहीं आपकी बात सही है कि दबाव भी बनाने की कोशिश की जा रही है ऐसे बयानात के जरिए कि आपको अगर नहीं देंगे तो आपके ऊपर फाइन किया जाएगा या बॉयकॉट किया जाएगा। लेकिन मैंने उनसे दोबारा बातचीत करने की कोशिश की, गांव के और लोगों से बात की, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो निर्णय लिया गया है ये सर्वसहमति यानी गांव के लोगों के तरफ से ही कॉल दी गई है। बोलने वाला शख्स भी है जो बयान दे रहे हैं भूपेंद्र सिंह, वो भी उसी गांव के हैं, लेकिन सही कह रही हैं आप कि बयान से कहीं ना कहीं दबाव जरूर बनता है। जी गजाली, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब खबर है हमारे पास बिहार से। एक हत्या ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पटना में कल इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या की गई। इस मामले पर जांच के लिए राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया, लेकिन नीतीश कुमार के सहयोगी भाजपा के 2 सांसदों ने इस हत्या के बाद नीतीश कुमार से ही सवाल किए हैं। मंगलवार शाम पटना के पूना ईचक इलाके में रुपेश कुमार जब इस गाड़ी से अपार्टमेंट के गेट के अंदर जाने वाले थे तब उनकी हत्या कर दी गई। मंगलवार को दिन भर रुपेश पटना एयरपोर्ट पर कोरोना के वैक्सीन के आने पर अधिकारियों और मंत्रियों के साथ काफी सक्रिय थे। अभी तक के अनुसंधान में जो प्रारंभिक अनुसंधान में जो बात सामने आई है उससे ये पता चलता है कि ये घटना निश्चित रूप से और विशुद्ध रूप से है हत्या के उद्देश्य से की गई है और इसमें पेशेवर अपराध कर्मियों के हाथ रहे हैं। मृतक छपरा जिला के रहने वाले थे और यहाँ पर जो है एयरलाइंस व्यवसाय से जुड़े थे और कई लोगों से उनके संपर्क थे, तो इसलिए घटना के उद्देश्य तक पहुंचने के लिए हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। रुपेश, जिन्हें कमोबेश बिहार के सभी राजनेता, अधिकारी और पत्रकार जानते थे, उनकी हत्या के बाद सत्तारूढ़ भाजपा के 2 सांसद गोपाल नारायण सिंह और विवेक ठाकुर ने सीबीआई जांच की मांग की, तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है। बिहार के मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे अब बिहार संभलने वाला नहीं है। इस तरह की घटनाएं बार बार होती रह रही हैं और प्रधानमंत्री जी कहते थे कहीं कुछ होगा, क्या क्या नामकरण नहीं दिया गया था, जंगल राज। अब तो हम बीजेपी के लोगों से पूछना चाहते हैं, युवराज को बोलते थे जंगल राज युवराज, अब जंगल राज का महाराजा कौन है? नीतीश कुमार जी से अब बिहार संभलने वाला नहीं है। अगर विभाग नहीं संभल रहा तो किसी और को दे दें विभाग, गृह विभाग। इस घटना का अंजाम जो हो, लोगों में अब नीतीश कुमार के बारे में धारणा यही बन रही है कि विधि व्यवस्था पर उनकी बैठक का अपराधियों पर कोई असर नहीं होता। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश से खबर है। शिवराज सिंह की सरकार के तमाम आश्वासन के बावजूद राज्य में अवैध खनन जारी है। अब प्रदेश की पर्यटन और संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर पर आरोप है कि वन विभाग के कब्जे से वो अवैध खनन में शामिल गाड़ियों को छुड़ाकर ले गई। वहीं वनपाल ने मंत्री के खिलाफ केस करने के लिए थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया है। बड़गौंदा वन चौकी में एक जेसीबी मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली और दूसरे उपकरण अवैध तरीके से मुरम के खनन के आरोप में जब्त करके रखे गए थे। वन विभाग के अधिकारियों ने वन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया,
लेकिन आरोप लगा कि 11 जनवरी की रात पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर और उनके समर्थकों ने चौकी में घुसकर जबरन जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली छीन ली और ड्यूटी पर मौजूद गार्डों को धमकाया। माननीय मंत्री सुश्री उषा ठाकुर और उनके कार्यकर्ता ये आए और जेसीबी उनको डरा हमारे जो कर्मचारी थे उनको डरा धमका के और जेसीबी ट्रैक्टर ट्राली मैं ट्रैक्टर के यहां से निकाल कर ले गए। मंत्री का कहना है शिकायत गलत है। उनके समर्थक अपने खेत की मिट्टी से सड़क समतल कर रहे थे, वहीं कांग्रेस मामले में हमलावर है। मेरे मंडल अध्यक्ष मनोज पटेल पाटीदार ने अपने ही खेत, लगभग 100 बीघा जमीन है उसकी, वहाँ अपने ही खेत की मिट्टी निकालकर जेसीबी से उस रोड का समतलीकरण कर दिया ताकि भाई बहनों को कोई कष्ट ना हो। इसके पहले कई बार वो वन विभाग के संज्ञान में इस बात को ला चुके थे कि इस मार्ग का आप समतलीकरण कर दीजिए। मैं कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात उस मार्ग से संध्या के वक्त अपना पाठ करते हुए इंदौर की ओर प्रस्थान कर गई। उषा ठाकुर जी ने जो ये कृत्य किया है ये बहुत ही निंदनीय है। वो विधानसभा सदस्य पहले है, विधानसभा कानून बनाने वाली संस्था है, बहुत ही गरिमामयी संस्था है, उनकी सदस्य है और फिर वो उस क्षेत्र से सदस्य है जहां बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है। एक मंत्री रहते हुए अगर इन्हें कार्य किया है तो मैं शिवराज सिंह चौहान से मांग करता हूं कि जब वो गुंडा बदमाशों को चैलेंज करते हैं, ये कृत्य कौन सा है। इस मामले में वन विभाग के आवेदन के बावजूद कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले में मंत्री का इस्तीफा मांगा है। वन विभाग कह रहा है कि इस मामले की जांच अब पीसीसीएफ स्तर के अधिकारी करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कोतवाल किसी मंत्री की जांच कर सकता है, वो भी तब जब इस मामले में प्रकरण तक दर्ज नहीं हुआ हो। इंदौर से हेमंत और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 20 हो गई है। हादसे के बाद इलाके के कलेक्टर और एसपी को हटाने के आदेश दिए गए हैं। 5 साल पहले मुरैना के जिस विसंगपुरा मानपुर में शराबबंदी का निर्णय लिया गया था, उसी गांव में जहरीली शराब पीने से 3 दिन में 20 लोगों की जान चली गई। अभी भी 20 अस्पताल में भर्ती हैं। बुधवार सुबह मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई, कई अधिकारियों की छुट्टी हुई। तय हुआ कि एसीएस होम, 2 एडीजी स्तर के अधिकारी मुरैना जाकर पूरे मामले की जांच करेंगे। बहुत दुखद ही घटना हुई है वो, और उसमें कल कार्रवाई आबकारी अधिकारी पर, टीआई पर, थानेदार पर 5 लोगों पर कर दी गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी गंभीरता से लिया है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कार्रवाई काफी नहीं। उसकी मांग है कि मुख्यमंत्री पर ही मुकदमा चले। भाषणों से काम नहीं चलेगा शिवराज चौहान, शब्दों के आडंबर से काम नहीं चलेगा। 20 लोग मरे जहरीली शराब से, तुम्हारे ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए कि तुम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाल नहीं पा रहे हो, सिर्फ भाषण देते फिर रहे हो। इस व्यक्ति पर हत्या का मुकदमा चाहिए। राज्य में पिछले 9 महीने में जहरीली शराब से 38 लोगों की मौत हो चुकी है। बावजूद इसके सरकारी तंत्र शराब के अवैध कारोबार को रोकने में नाकाम रहा है। 15 अक्टूबर को उज्जैन में जहरीली शराब से 14 लोगों की जान गई थी। 7 जनवरी को खरगोन के देवला में 2 मौतें हुई। 2 मई को रतलाम के पचेड़ और भड़वासा में 4 लोगों की मौत हुई। 6 सितंबर को दिवानिया गांव में 2 लोगों की मौत हुई थी। कुछ महीनों पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, तब आबकारी नीति में बदलाव करते हुए नई दुकानें खोलने के बजाय जिन इलाकों में डिमांड ज़्यादा थी, वहां उप दुकानें खोलने का फैसला किया। शिवराज सिंह सरकार अब माफिया पर कार्रवाई की बात कर रही है, लेकिन साफ तौर पर दोनों जो कदम सरकार ने उठाए वो अवैध शराब के कारोबार को रोकने में नाकाम ही रहे हैं। मुरैना से उपेंद्र गौतम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की पुलिस लाइन में एक सिपाही ने अपनी ही जूनियर महिला सिपाही का बलात्कार किया। महिला सिपाही का आरोप है कि किराए पर मकान दिखाने के बहाने उसे अपने क्वार्टर पर बुलाकर ये घिनौना अपराध किया गया। आरोपी सिपाही के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला सिपाही दूसरे शहर की रहने वाली है। उसे गोंडा में किराए के मकान की जरूरत थी। उसका इल्जाम है कि उसके साथी सिपाही ने उसे फोन कर बताया कि किसी ने उसे एक मकान की जानकारी दी है, वो आ जाए तो उसे ले जाकर दिखा देगा।
महिला सिपाही का इल्जाम है कि वहां उसने उसके साथ रेप किया। हम 10 तारीख को गए थे, अंकित राय नाम का लड़के का फोन आया था कमरा दिखाने। जब कमरा दिखाने के लिए हम गए तो अंकित राय ने अपना कमरा में दस्ती हमको घसीट ले गया। हमारे संग अंकित राय ने जो दस्ती करी तथा हमारा मुंह दबा लिया। जब हम बहुत मुश्किल से छूट के भागे तो जान से मारने की धमकी दी। हमारे साथ उसने रेप किया। महिला सिपाही का कहना है कि वो इस वारदात से इतना डर गई कि उसने इसकी किसी को जानकारी नहीं दी। जब उसने अपने घर वालों को फोन कर आपबीती बताई तो उसकी मां और भाई उसके पास पहुंचे। उनके कहने पे उसने घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। हम इस पर बहुत डरे से हम के बैठ गए। फिर हमने अपने घर वालों को उनको बुलाया। हमने इसकी जानकारी एसएसपी ऑफिस में, आईजीआरएस में, सीएम में, योगी में, सब में जानकारी इसकी जाके दी है। इतने दिनों से परेशान है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस के लोग विभागीय मामला होने और पुलिस की बदनामी की वजह से इस मामले में फूंक फूंक के कदम रख रहे हैं। पुलिस लाइन में तैनात एक महिला आरक्षी द्वारा एक तहरीर दी गई है जिसमें उसके द्वारा एक दूसरे कांस्टेबल को आरोपित किया गया है। इस पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। और जब तहरीर दी तत्काल अभियोग पंजीकृत हुआ और चूंकि विभागीय दोनों है और इसका तत्काल जो कार्रवाई है वैधानिक वो की जा रही है। अपराध तो समाज में होते ही रहते हैं, लेकिन जब उस अपराध का आरोप पुलिस के ऊपर लगे और जब वो अपराध पुलिस के घर में हो तो पुलिस के ऊपर से समाज का भरोसा टूटता है। गोंडा में अनुराग सिंह और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आपको आगे बताएंगे कहां पर थिएटर खुलते ही टूट पड़ी भीड़। अभिनेता विजय की फिल्म मास्टर आज जैसे ही थिएटर्स में आई है, लोग थिएटर्स के बाहर टूट पड़े हैं। मुंबई से लेकर तमिलनाडु तक के दर्शक मास्टर फिल्म के लिए दीवाने हो रहे हैं। थिएटर्स के बाहर का नजारा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी को भी सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह है। जश्न और खुशी मनाई गई। I knew Vijay. I've been a great fan of him. He's our Talaiwa. Very desperately, everyone was waiting for it. You could just release our pleasure of this film. Vijay has acted really well on the film. For the first week I came here, where there is no ticket. यहाँ पे हम लोग तलपति के लिए आए हैं। तलपति हमारा भाई है। अपना तालेवार है अपना, मतलब क्या होता है, तमिलनाडु का किंग है अपना।